फॉर्म्स के अंदर से नेक्स्ट तीसरी वाली हम पढ़ने लगे हैं। पीछे आपने वीडियोस के अंदर देखे हैं कुछ पॉइंट्स, तो आगे हम चलते हैं दी लिविंग द सेविंग टैक्स। अब मुल्क के अंदर काफ़ी सारे बैंक्स ऐसे सेविंग अकाउंट्स बनवाते हैं जी, हमारे पास सेविंग अकाउंट खुलवाएं तो हम आपको उसके ऊपर कोई एक ख़ास परसेंटेज से रिटर्न पे कर देंगे। और नॉर्मली 7%, 10%, 20% होता है। तो इससे एक प्रॉब्लम होती है मुल्क के अंदर, जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टक होकर रह जाती है, तो लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता। अगर वही वाले पैसे अगर सारे पाकिस्तान के बैंकों की जो सेविंग अमाउंट है सारी निकाल कर कोई इंडस्ट्री लगा दी जाए तो पाकिस्तान शायद दुनिया के बड़े इन्वेस्टर कंट्रीज़ में से हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा उसके अंदर आ सकता है। तो मुल्क के अंदर एग्रीगेटेड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाना चाहिए, और ये एक सजेशन आई है पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम को बेहतर करने के लिए। आगे जी, एग्रीकल्चर इनकम। आपको एक बात आइडिया होगा कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर किसी किस्म का पाकिस्तान में भी कोई टैक्स नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि जो छोटे किसान हैं उनके ऊपर तो चाहे टैक्स ना लगाए, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी मछलियाँ, उनके ऊपर टैक्स ज़रूर लगाया जाए। क्योंकि ये बहुत ही पॉइंट नोटेबल है कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसका 19.2% एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, और एग्रीकल्चर के साथ मुल्क की हमारी 36% आबादी जो है वो अटैच है, जो हमारी मेन पावर है वो अटैच है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे अमीर लोग हैं जो कि अपनी एग्रीकल्चर इनकम के ज़रिए पैसे कमाते हैं। तो बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इस महकमे में, इस काम के अंदर, तो उनके ऊपर टैक्स लगाया जाना चाहिए। ये एक सजेशन है। और दूसरे नंबर पे ये भी है कि काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल लोग हैं जिनके कोई कारखाने हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से, किसी बहाने से अपनी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम के नाम पर रिटर्न में जमा करवा दे। तो इस तरह से वो टैक्स की इविक्शन करते हैं, टैक्स छुपाते हैं, टैक्स कंसील करते हैं। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को नज़रसानी करनी चाहिए। आगे जी, एडजस्टमेंट इन कैपिटल टैक्स। कैपिटल टैक्स क्या है जी? जब आप कोई कैपिटल एसेट परचेज़ करते हैं और उसको सेल करते हैं, उसके ऊपर आपको गेन होता है, तो आपने उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। कहता है जी इसके अंदर भी कुछ चेंजिंग्स लेके आई जाएँ, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर आपने अगर पाकिस्तान की किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डिंग पीरियड आपके पास ज़्यादा देर का है तो आपको बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो हालांकि अगर हम ये करेंगे कि जो लोग, हाँ, वैसे एक चीज़ इसमें ये भी आ सकती है कि अगर हम लॉन्गर पीरियड के अंदर करते हैं, कि लॉन्गर पीरियड के अंदर हम ये कर लेते हैं कि अगर हम लोगों के अंदर ये स्टॉक एक्सचेंज की अवेयरनेस फैलाते हैं, जिस तरह मेरे पास तुम होने लाखों लाख रातों रात करोड़ों रुपए कमा लिया था, तो हम ये कह सकते हैं कि हम ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स को परचेज़ करें ताकि हमारी जो मार्केट, कैपिटल मार्केट है, वो इंक्रीज़ करें। लेकिन इसके अंदर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने स्टॉक एक्सचेंज की वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करें। वॉलेटिलिटी क्या चीज़ है कि बाज़ लोग ना सिर्फ स्पेकुलेशन करने के लिए मार्केट शेयर परचेज़ कर लेते हैं। मतलब कि आज शेयर परचेज़ किए, पीएसओ के उसका रेट 100 रुपया था और अगर नेक्स्ट डे उसका रेट 105 हुआ तो फ़ौरन से सेल आउट कर दिया। तो सेल आउट करने के बाद उन्हें 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो पूरे मार्केट को ये फ्लक्चुएशन जो है वो मारती है। बहुत ज़्यादा लोग परचेज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग सेल करते हैं। मुल्क के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है वो वोलेटाइल हो जाती है। वोलेटाइल का मतलब है कभी उसकी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा होता है, कभी उसका इंडेक्स बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा होता है। तो इस वोलेटिलिटी को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास मिनिमाइज़ द नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को समझने के लिए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो आपके पैसे एक दफ़ा लग जाते हैं लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। ये बेनिफिट होता है तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपने पैसों को नॉन डेवलपमेंट फ़ंड के बजाय हम इसको डेवलपमेंट फ़ंड में लगाएं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं घर की। एक घर के अंदर फ़र्ज़ करते हैं उनकी इनकम घर वालों की 1 लाख है, 1 लाख में से 80,000 वो खाने पे लगा लेते हैं, कोई फ़ीसें वगैरह जमा करवा देते हैं, यानी कि 1 लाख का 1 लाख वो सारे के सारे खा पी लेते हैं और ख़त्म हो जाता है। हालांकि घर वालों को ये नहीं चाहिए, उनको ये चाहिए कम से कम उसका 1/3 पार्ट यानी कि 33,000 जो है आगे किसी और बिज़नेस में इन्वेस्ट करें, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दें, कोई प्रॉपर्टी में किसी के साथ इन्वेस्ट कर दें, छोटा सा कोई काम शुरू कर लें ताकि कोई आपकी ग्रोथ हो पैसों की, ताकि आपके इनकम के जो सोर्स हैं वो इंक्रीज़ हो और आपका जो मेन जो पैसा है वो ही ना ख़त्म हो जाए। ये तो नहीं हम साग खा रहे हैं अपनी,
जो हमारे पास पैसे हैं वही ख़त्म कर रहे हैं, बल्कि हमें एक नया सोर्स इनकम का बनाना चाहिए। उसके अंदर से जो आपके पास प्रॉफिट है उसको आप यूज़ करें, कोई इशू नहीं। जैसे कि हमारे पास 10-12 लाख है, हम एक प्लाट ले लेते हैं और प्लाट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं, उसके बाद उसको रेंट आउट कर देते हैं। तो उसके बाद जो हर मंथ आपको 15,000, 20,000, 25,000 रेंट आ रहा है, आप उसको एंजॉय करें, खाएं। आपकी कैपिटल अमाउंट भी वहाँ पे महफूज रहेगी और दूसरे नंबर पे आपको रेंट भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के काम हमें करने चाहिए। इसको हम कहते हैं जी डेवलपमेंट फ़ंड, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर नॉन डेवलपमेंट फ़ंड बहुत ज़्यादा है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो लग्जरी लाइफ जी रही है। हमारे MP, MNA जो भी CSS ऑफिसर, PMS ऑफिसर्स हैं वो 10-10 उनकी प्रोटोकॉल की गाड़ी हैं। तो आपको इन खर्चों को कम करना है। जिस तरह इमरान खान ने कहा था जी कि मैं ख़र्चे कम करूँगा, लेकिन वक्ती तौर पर कुछ चीज़ें वो कर सका, कुछ चीज़ें वो ना कर सका। बड़ी बात मशहूर है जी, जैसे ही आरफ अलवी पाकिस्तान का सदर बना, उसने पाकिस्तान के सदर की जो भैंसें वगैरह थी वो सेल आउट कर दी। तो एक बड़ी फ़नी बात पता चली जी, भैंसें सेल हुई कोई 1 करोड़ की शायद के कुछ इसी तरह की अमाउंट थी। तो उसने अगले दिन एक मुशायरा ऑर्गेनाइज़ किया जिसके ऊपर 1 करोड़ 20 लाख खर्चा आ गया। तो क्या फ़ायदा ऐसी भैंसें बेचने का कि बाद में आपने पैसे जो हैं वो मुशायरे में लगा देने हैं। तो आपको कोई इंडस्ट्री लगानी चाहिए थी, कोई रियल इस्टेट का काम करना चाहिए था, ताकि मुल्क के शहरियों को भी उसका बेनिफिट पहुँचता। आगे जी नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 7 नंबर, वह है एलिमिनेटिंग द ब्लैक इकॉनमी। अब जी ब्लैक इकॉनमी क्या होती है? ब्लैक इकॉनमी का मतलब है कि ऐसी चीज़ जो कि गवर्नमेंट के रडार में नहीं आती, गवर्नमेंट के पास प्रॉपर इसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, ठीक है। इसको हम कहते हैं जी ब्लैक इकॉनमी। लोग काम करते हैं, उनके पास अकाउंट्स हैं, उनके पास पैसे हैं, लेकिन वो कोई भी डिटेल FBR के अंदर या किसी और टैक्स अथॉरिटी को जमा नहीं करवाते। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? वो एक सजेशन जो मैंने आपको पहले दी थी वो भी आप इसके अंदर मद्देनज़र रख सकते हैं जी। NTN नंबर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होना चाहिए। CNIC के एवज़ आप उन्हें ट्रेस करें CNIC के नंबर के साथ। अब आपको पता है जो नए हमारे पास जदीद CNIC आ रहे हैं उसके ऊपर एक चिप भी लगी हुई है। तो चिप से एक बंदे की सारा बायोडाटा चेक किया जा सकता है कि बंदे ने कितने पैसे खर्च किए हैं, कितने पैसे कमाए हैं, कहाँ कहाँ पे इसके अकाउंट्स हैं, कहाँ पे इसने शॉपिंग की है। तो उसको हम उसका जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है वो चेक कर सकते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम अच्छे से चेक कर सकते हैं तो हम ब्लैक इकॉनमी को फिर ही कंट्रोल कर पाएंगे, जब उसके ट्रैक रिकॉर्ड को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये जी आगे हमारे पास एक लास्ट पॉइंट है इस हवाले से, वो देखते हैं। करप्शन, रूटिंग आउट द मेंस ऑफ करप्शन। अब करप्शन का जो रूट्स हैं आपको उसको किसी तरह से ख़त्म करना है, क्योंकि करप्शन जब तक मुल्क से ख़त्म नहीं होगी, जितने भी आप ऊपर वाले सारे के सारे काम कर लें, लेकिन मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसके अंदर क्या करना चाहिए? सबसे पहले जी लॉयल पर्सन ढूंढें मुल्क के अंदर से, जो कि आप उनको ऑफिसर्स बनाएं, वो टैक्स को कलेक्ट करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉयल लोग नहीं होंगे तो काम नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पे है उनको पावर भी दी जाए। ये नहीं कि गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबरान उनको अपनी असर रसूख के अंदर ले आएँ या उनके ऊपर प्रेशर डालें, उनकी फैमिलीज़ को थ्रेट करने का या उन्हें कोई हार्म करने का थ्रेट उनको देते रहे। तो आप उन्हें पावर भी दें। और तीसरे नंबर पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनको टारगेट्स दें कि अगर आप कोई भी बंदा टैक्स को कंसील कर रहा है, छुपा रहा है, तो अगर आप गवर्नमेंट की मदद करते हैं, किसी तरह से उस बंदे का पता लगवाते हैं और रेड करवाते हैं और बाद में साबित हो जाता है इस बंदे का टैक्स ज़्यादा बनता था, तो जितना भी टैक्स की अमाउंट है उसका 25% एज अ कमीशन उस टैक्स के ऑफिसर को दे दिया जाए, ताकि उसकी हौसला अफजाई हो और वो ज़्यादा दिलजमी के साथ, ज़्यादा मेहनत के साथ काम करें मुल्क के अंदर। तो ये चीज़ें कुछ बेसिक थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पॉइंट इसके अंदर ये आप नोट डाउन कर लें कि ऐसा मुल्क के अंदर हम निज़ाम चाहते हैं जो कि क्रिएट करे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करें मुल्क के अंदर। मुल्क के अंदर जी कंट्रोल एनवायरनमेंट को क्रिएट करे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। किधर गया हूँ? अच्छा जी, बैक हो गया थोड़ा सा। मुल्क के अंदर कंट्रोल एनवायरनमेंट को लाए ताकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है बच्चों, और डियर स्टूडेंट, डियर एस्पायरेंट्स और जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मैं ज़ुनैर आपका टैक्स टीचर। आज के इन लेक्चर की जो 3-4 वीडियोस थी और उसके अंदर हमने सारे का सारा पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम को किस तरह से रिफॉर्म किया जा सकता है, पाकिस्तान का टैक्स का जो स्ट्रक्चर है, स्टैटिस्टिक्स चल रही हैं टैक्स की वो क्या चल रही हैं, और पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर क्या पोजीशन है, हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के एक्चुअल जो अमाउंट्स हैं, जो एक्चुअल फिगर्स हैं वो बताएं आपको। मैंने क्लासिफिकेशन भी टैक्स की बताई और किस तरह से हम गरीबों से टैक्स कम लें ज़्यादा लें, इसकी मैंने कुछ आपको मेथड्स भी बताए जो कि इंटरव्यू में भी आपको हेल्प आउट करेंगे, और इसकी टाइप्स भी मैंने आपको बताई और सारी चीज़ें आप लोगों ने डिटेल में देख ली हों। जिन्होंने नहीं देखी वो पिछली वीडियोस जाके इसी चैनल के ऊपर देख लें, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं MZ के आपका टैक्स टीचर। अस्सलाम वालेकुम।